नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। देखिए, कक्षा 12 के छात्र हिंदी का ये सीरीज टेस्ट है यूपी बोर्ड के लिए। तो देखते हैं यूपी बोर्ड 2023 के लिए। आप इसमें चेक करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चनों के ऑप्शन सही जा रहे हैं। क्वेश्चन पहला है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। ऑप्शन है नंबर 1 पुनर्वा, नंबर 2 पृथ्वी पुत्र, नंबर 3 आलोक पर्व, नंबर 4 धरती के पुत्र। ऑप्शन आपने लगा लिया होगा, तो इसमें कौन से हैं? पृथ्वी के पुत्र। ऑप्शन अगला, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। ऑप्शन है ललित निबंध के, विचारात्मक निबंध के, मनोवैज्ञानिक निबंध के, भावनात्मक निबंध के। ये क्लास बच्चा हाई स्कूल के भी छात्र देख सकते हैं और इंटर के भी छात्र देख सकते हैं, सबके लिए कंपलसरी है। हिंदी में थोड़ा बहुत सिलेबस इधर उधर रहता है, ये रचनाएं वगैरह, निबंध वगैरह, कृतियाँ, ये सब इधर उधर से पूछते रहते हैं। तो विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं, किसके हैं? ऑप्शन है ललित निबंधकार के, विचारात्मक निबंध के, मनोवैज्ञानिक निबंध के, भावात्मक निबंध के। तो ऑप्शन आपने लगा लिया होगा, ये किसके हैं? ललित निबंधकार। प्रश्न अगला है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? भारतीय युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, प्रगतवादी युग के? लगाएं। भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, द्विवेदी युग के। किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के। प्रश्न अगला है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, संपूर्णानंद। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन अपना चुने। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 1903 से लेकर के 1920 तक सरस्वती पत्रिका में कार्य किया और 1920 तक इन्होंने इस सरस्वती पत्रिका को संपादन करवा पाया। अंग्रेजों का उस समय बोलबाला था। अगला देखिए, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है तितली, गोदान, परीक्षा गुरु, चित्रलेखा। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन लगा लिया होगा आपने, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, परीक्षा गुरु की मौलिक उपन्यास है। अगर प्रथम उपन्यास पूछा जाए तो भी यही है। हिंदी का अगर प्रथम उपन्यास पूछा जाए तो कौन सा लगाएंगे? तो भी आप यही लिखेंगे, परीक्षा गुरु।
हिंदी का प्रथम उपन्यास। यही जाना आप तरफ पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लें। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है। प्रश्न अगला है, निंदा रस निबंध के लेखक हैं। निंदा रस निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन है आपके सामने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार। निंदा रस निबंध के लेखक हैं। एक विद्वान कहता है, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी चबाए। तो जो लोग निंदा करते हैं, निंदा में रस लेते हैं, ये निबंध किसका है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, हरशंकर परसाई। हरशंकर ये व्यंग्यकार कवि हैं। कौन है? व्यंग्यकार कवि हैं। तो इन्होंने निंदा रस निबंध लिखा है। नंदा निंदा रस किसका है? हरशंकर परसाई का। अगला प्रश्न, मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद। मैला आंचल किसका उपन्यास है? आपने अपना ऑप्शन सही कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु का। प्रश्न अगला है, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। ऑप्शन लगाएं, प्रोजी सुंदर रेड्डी, सच्चिदानंद हीरालाल बादशाह, अमृत राय, कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र। दीप जले शंख बजे किसकी रचना है ये? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र की। किसकी है? कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र की। ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 9, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, ये तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1954, सन 1943, सन 1938, सन 1936। कौन सा ऑप्शन सही है? तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? इस प्रकार से पूछेगा तो आपको ऐसे ही ढूंढना, अगर प्रथम द्वितीय तृतीय करके पूछे तो आपको अलग अलग डेटें मिलेंगी, उनको भी याद रखना है। 4 तार सप्तक प्रकाशन हुए थे, इस चीज़ को भी याद रखना है। तार सप्तक से एक प्रश्न जरूर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 1943 में। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था और ये प्रथम तार सप्तक था। ठीक है, कौन सा था? प्रथम। अगला प्रश्न, रीत काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। रीत काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, कौन सी है प्रवृत्ति? राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, रीति निरूपणता, नीति। इस श्रृंगार, इसमें ये वाला रा बनेगा, ये कंप्यूटर में टाइपिंग ऐसा ही होता है ये। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, शुद्ध अशुद्ध में अगर पूछे कि श्रृंगार कैसा लिखा जाता है तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, इसे यहाँ से हटा देंगे और इसे यहाँ से नीचे बनेगा।
रीतकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या थी? तो क्या थी? श्रृंगारता। रीतकाल में क्या था? जहाँ पर जोर दिया गया था श्रृंगारता पर। ठीक है। प्रश्न अगला, सावने हरे न भादों सूखे लोकयक्त का अर्थ। सावन हरे न भादों सूखे लोकयक्त का अर्थ। लोग गांव में युक्तियां कहते रहते हैं, ऐसी आपने सुनी होगी, उसी से संबंधित है। लोगों में जो युक्ति, लोको युक्ति, जो लोगों की युक्तियां होती हैं, लोगों की कहावतें होती हैं कि सावन हरे न भादों सूखे तुम कैसे हो रूखे रूखे। सही ऑप्शन देखें। सदैव पानी बरसना, क्या ये है? सदैव सूखा रहना, क्या ये है? कभी पानी तो कभी सूखा, क्या ऐसा है? या सदैव एक सी स्थिति में रहना? बताओ। सावन हरे न भादों सूखे। आशा है आपने अपना ऑप्शन चुन लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। सदैव एक सी स्थिति में रहना। संपत्ति मिल जाए तो भी सही, ना मिल जाए तो भी सही, कोई गम नहीं है। प्रश्न नंबर अगला, ये संधि से संबंधित है। प्रयोज्यते का सही संधि विच्छेद। प्रयोज्यते का सही संधि विच्छेद कौन सा है? प्रे प्लस जेते, प्र प्लस इजते, प्र प्लस एजते, प्रे प्लस जेते। प्रयोज्यते का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 1, 2, 3, 4, कौन सा ऑप्शन आपका है तैयार? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्र प्लस एजते, प्र प्लस एजते। और इसमें संधि कौन सी? वृद्ध संधि। और ये पररूप है। कौन सी संधि है? पररूप। ठीक है। ये कौन संधि है? पररूप। स्वर संधि में वृद्ध संधि और पररूप में और वृद्ध संधि का ये अपवाद भी है। ठीक है। वृद्ध संधि का क्या है? अपवाद भी है। तो ध्यान कर लें आप। प्रेजते का सही संधि विच्छेद ये होगा प्र प्लस एज ते। प्रश्न नंबर 13, नयनम का सही संधि विच्छेद। नयनम का सही संधि विच्छेद कौन सा है? नेम प्लस अनम, ने प्लस अनम, नयन प्लस नयन प्लस अनम, कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही है? आशा है आपने अपना आंसर लॉक कर दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ने प्लस अनम। ठीक है। कौन सा है? ने प्लस अनम। क्योंकि ए से क्या बन जाता है? ये परिवर्तन हो जाता है इसमें, आय में। एक इसमें परिवर्तन हो जाता है आय में। ये कैसे बनी है समझिए। जब ए इसमें परिवर्तन हो जाता है, अब आगे इसमें जे ने है, क्या है? ने। और ने में से हमने ए निकाल लिया, अब क्या बचा? ना बचा। और ना कैसा बचा? हलंत वाला, आधा ना बचा। ठीक है। अब यहाँ पर ए बन गया और पीछे है अनम। क्या है पीछे? अनम। यहाँ से देखें,
जैसे ये अनम है, ठीक है, अनम है। अब ये जो है और ये भी आ के या कैसा होता, हलंत वाला होता। जितने भी व्यंजन है वो कैसे होते हैं, अधूरे होते हैं। तो जो ए बनेगा ये हलंत वाला या बनेगा, ठीक है। अब पीछे से ये आएगा तो इसमें मिलेगा तो ये पूरा या हो जाएगा, छोटा है। उसके बाद अब ये ना रह गया था आधा व्यंजन, और ये वाला आ इसमें मिलेगा तो हो गया। अब ये आ इसमें मिलेगा, ये आ इसमें मिलेगा तो बन गया न या न म, ठीक है, न या नम। समझ में आया कंसेप्ट, क्लियर। आगे चलें। प्रश्न अगला है, अंश अंश तथा अंश का सही अर्थ। प्रश्न नंबर 14, अंश तथा अंश का सही अर्थ कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कहता है भाग और भांग। ऑप्शन 2 कहता है सूर्य और भाग। ऑप्शन 3 कहता है भाग और सूर्य। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो प्रश्न नंबर 14 था, प्रश्न नंबर 14। हाँ, अंश तथा अंश का सही अर्थ। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, भाग और किरण, ठीक है। ये तो पता ही होगा, अंश देखो एक अनुमान लगा लो, अंश अंश बटे हर लिखते हो, कहते हो अंश बटे हर। तो ये तो पता, ये तो अंश होता है, तो अंश माने क्या होता है, भाग। अंश माने क्या होता है, भाग। और अंशु माने क्या होता है, किरण। अंशु माने क्या होता है, किरण। अगला प्रश्न नंबर 15 है, जो किए गए उपकार को न माने, जो किए गए उपकार को न माने वाक्यांश के लिए सही शब्द। न माने, जो किए गए उपकार को न माने वाक्यांश के लिए सही शब्द। कृतज्ञ, कृतज्ञ, अकर्ता, कृतज्ञ। देखो कृतज्ञ तो उसे कहते हैं जो उपकार को मानता हो। जैसे आपने किसी का काम किया और वो आपका एहसान मानता है तो उसे क्या कहेंगे, कृतज्ञ। लेकिन इसमें क्या कहता है, जो किए गए उपकार को ना माने। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आप उनका काम करवाते रहो लेकिन कोई उपकार नहीं मानेंगे, तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, उन्हीं को टिक कर दीजिए, उन्हीं को चिन्हित कर लीजिए। जो आगे आगे वाले भविष्य में उनका काम मत ही कराओ, क्योंकि आप उनका काम भी कराते हैं और वो उपकार भी नहीं मानते हैं, आपका एहसान भी नहीं मानते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का काम क्यों कराओ। तो आप उन्हें टिक करो। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। कौन सा है, 2। इनका ही काम नहीं कराना चाहिए, इन्हें क्या कहते हैं, कृतघ्न। क्या कहते हैं, कृतघ्न, ठीक है। ऐसे कुछ दिए गए हैं, देख लीजिए एक एक नज़र में। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उनके लिए एक बात क्या लिखेंगे, अनुत्तीर्ण। क्या लिखेंगे, अनुत्तीर्ण। जो अधिक बोलता हो, वाचाल, बकबक करता हो, उसे क्या कहते हैं, वाचाल। जो स्त्री कविता लिखती हो उसे क्या कहें, कवित्री। देख लीजिए शुद्ध अशुद्ध में भी कवित्री पूछा जाता है, कवित्री कैसा लिखा जाएगा, ये देख लीजिए। जो कम जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ, अल्पज्ञ ज्ञानी होता है अल्पज्ञ। आगे, जिस पर कोई ऋण ना हो, ऋणहीन। जिस पर कोई ऋण ना हो वो होता है ऋणहीन। जिस स्त्री का पति जीवित हो, सधवा। और जिसका मर गया हो, विधवा। या जिस स्त्री का पति ना हो तो विधवा। स्त्री जो अभिनय करती हो, अभिनेत्री।
धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता हो उसे कहते हैं संपादक। उसे क्या कहते हैं? संपादक। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप एक बार जरूर पढ़ें। परीक्षा हॉल में जाने से पहले इन सभी को एक बार जरूर रिपीट करें, जरूर दोहराएं, जरूर देखें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों पर जितने भी हैं उन सबको भी सेंड करें, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।